तो प्रश्न नंबर 9 का दूसरा हमें दिया हुआ है r बराबर a, b इस प्रकार है कि a बराबर है b। तो सबसे पहले इसको स्वतुल्य सिद्ध करेंगे। स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध में क्या होता है, जहाँ b है वहाँ a लेना पड़ता है। ये a बराबर b है तो हम लिखेंगे a बराबर a। अब कोई संख्या a है कोई संख्या a है वो स्वयं के बराबर तो होगी, तो a बराबर a हम लिख सकते हैं इसको। a बराबर a अगर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, a बराबर a है तो a, a बिलोंग्स टू r होगा, क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं के बराबर होती है। तो r स्वतुल्य संबंध है, r स्वतुल्य संबंध है। दूसरे नंबर पर क्या है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर हमें दिया हुआ है, ये हमें सिद्ध करना था कि a बराबर है b। तो a बराबर a करके ये स्वतुल्य संबंध हो गया। दूसरा होता है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध में हमें विपरीत सिद्ध करना होता है। तो विपरीत सिद्ध करने के लिए a बराबर b है, तो अगर a बराबर b है तो फिर b बराबर a भी होगा, क्योंकि दो संख्याएं हैं, a है, a अगर b के बराबर है तो b a के बराबर है, एक ही बात है। चाहे ये बोल दो चाहे ये। 5 अगर 5 के बराबर है तो इसको इधर कर दो 5, ये इधर कर दो। या x बराबर 5 है तो हम ये कह सकते हैं कि 5x के बराबर है, दोनों एक ही बातें हैं। तो a बराबर b या b बराबर a एक ही बात है। तो a, b बिलोंग्स टू r होगा तथा b, a बिलोंग्स टू r होगा। r सम्मित संबंध है, r सम्मित संबंध है। अब सम्मित के बाद क्या करना है, संक्रामक। तीसरा संक्रामक संबंध। तो संक्रामक में क्या करते हैं कि माना a, b बिलोंग्स टू r तथा b, c बिलोंग्स टू r, ये मान लेते हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर है b तथा b बराबर है c। ऐसा मानते हैं a के बराबर b के बराबर c। तो जब a b के बराबर है और b जो है वो c के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर है c। तीनों आपस में बराबर हैं। a b के बराबर है और b c के बराबर है, तो ये a b तो b कॉमन है ना, a b के बराबर है b c के बराबर है, इसका मतलब a c के बराबर हो जाएगा। तो फिर a बराबर है c, तो इसका मतलब a, c बिलोंग्स टू r। a, c बिलोंग्स टू r, तो फिर हम कह सकते हैं कि r संक्रामक संबंध है। और r संक्रामक हो गया, r स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। इसका मतलब r एक तुल्यता संबंध है। r एक तुल्यता संबंध है। तो ये 9वें का दूसरा पार्ट हो गया। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। 10 नहीं 11 लगाएंगे। प्रश्न नंबर 11 दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r, p, q इस प्रकार है कि बिंदु p की मूल बिंदु से दूरी बिंदु q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। यानी एक मूल बिंदु किसी का ही मान लो, ये है मूल बिंदु। मूल बिंदु से जितनी दूरी p की है उतनी ही मूल बिंदु से दूरी किसकी है, q की। तो मूल बिंदु से p की दूरी और मूल बिंदु से q की दूरी, दोनों की दूरी आपस में कैसी है, समान है। तो हम ये कह सकते हैं कि p की मूल बिंदु से दूरी और q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ठीक है। तो अब स्वतुल्य में हमें करना क्या होगा, पहले सबसे पहले ये हमें सिद्ध करना है समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P बराबर नहीं है 0, 0, यानी जो बिंदु P है वो मूल बिंदु नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले
एक ऐसे वृत्त को निर्देशित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। तो सबसे पहले तो इसको हम तुल्यता संबंध सिद्ध करेंगे। इसके लिए सबसे पहले नंबर आएगा स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध में ये जो लिखा हुआ है इसको देखेंगे। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो जहाँ Q है वहाँ हमें क्या करना होगा, P करना होगा। तो हम लिख सकते हैं कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु की दूरी से समान है। दोनों एक ही बात होगी, मतलब जहाँ Q है वहाँ P ही रखना पड़ेगा हमें। तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान है, ये लिखेंगे हम। ठीक है, तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो बिंदु P की जितनी मूल बिंदु से दूरी होगी, इसको दोबारा लिख दिया, P की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो दोनों ही स्थितियों में P बिंदु की बात हो रही है और P बिंदु की दूरी हमेशा कैसी होगी, आपस में बराबर ही होंगी, क्योंकि एक ही बिंदु है। तो हम लिख सकते हैं कि A, B बिलोंग्स टू A, A बिलोंग्स टू R। ठीक है, R जो हमें संबंध दिया है, A, A बिलोंग्स टू R। इसका मतलब R स्वतुल्य संबंध है। R क्या है, एक स्वतुल्य संबंध है। दूसरा क्या होता है, संक्रामक सम्मित संबंध। दूसरा है सम्मित संबंध। ठीक है, तो सम्मित संबंध में हमें विपरीत चाहिए होता है। तो हम लिखेंगे बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। इसका हम विपरीत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि तथा बिंदु जितनी दूरी P की मूल बिंदु से है उतनी ही दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ठीक है, इसको विपरीत भी बोला जा सकता है। तो हम बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ठीक है, समान है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A, B बिलोंग्स टू R तथा B, A बिलोंग्स टू R। A, B बिलोंग्स टू R तथा B, A बिलोंग्स टू R। तो R जो है सम्मित संबंध है। R सम्मित संबंध है। अब तीसरा नंबर क्या आता है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में हमें एक बिंदु और मानना होगा। तो हम पहले सबसे पहले मानेंगे, माना A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R। ठीक है, इधर बिंदु कौन सा था, P और Q थे, तो हमें इधर P और P में ही मानना पड़ेगा। ये इधर गलत हो गया, P, P बिलोंग्स टू R। इधर हम लिखेंगे, इधर मतलब A भी नहीं लेना है, हम P और P लेंगे, P, P बिलोंग्स टू R। P तो R सम्मित हो गया। इधर हम क्या लिखेंगे कि P, Q बिलोंग्स टू R तथा Q, P बिलोंग्स टू R। अब इधर हम मान लेंगे कि माना P
P कॉमा Q बिलोंग्स टू R तथा Q कॉमा R बिलोंग्स टू R। ठीक है, P कॉमा Q कॉमा R ये बिंदु मान लिए हमने। ठीक है, ए भी नहीं मानना है, P Q मानना है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है तथा Q की मूल बिंदु से दूरी R की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तीन बिंदु लिए थे, P की मूल बिंदु से दूरी Q के समान है और Q की मूल बिंदु से दूरी R के समान है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि तीन बिंदु हैं, ये है, एक P है, एक Q है और एक कौन सा है R। जितनी बिंदु P की दूरी है उतनी ही Q की है और जितनी Q की है उतनी ही R की है। तो जितनी P की थी उतनी Q की थी और जितनी Q की है उतनी R की है। तो इसका मतलब तीनों आपस में समान दूरी पे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु R की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे, तो फिर P की बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु R की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि P कॉमा R बिलोंग्स टू R। तो R संक्रामक संबंध हो गया, R संक्रामक संबंध है, R संक्रामक संबंध है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः R तुल्यता संबंध है, क्योंकि स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों ही इसमें सिद्ध हो गए हैं, स्वतुल्य भी, सममित भी और संक्रामक भी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या दिया था, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जो 0,0 नहीं है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ये है मूल बिंदु। ठीक है, ये मूल बिंदु है, एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसकी मूल बिंदु से दूरी समान है। ये वृत्त है, इसकी कहीं भी नाप लो दूरी मूल बिंदु से कैसी होगी, समान होगी। तो वृत्त की परिधि के बिंदु ही वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होंगे। तो वृत्त के केंद्र से वो बिंदु बताना है जो समान दूरी पे होंगे। तो वृत्त की परिधि पर जो बिंदु स्थित होंगे वही बिंदु समुच्चय में आएंगे। वृत्त की परिधि पर स्थित ही बिंदु वृत्त के मूल बिंदु से समान दूरी पर स्थित होंगे। ये हमें लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इसका वृत्त की परिधि के बिंदु ही वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होंगे, समान दूरी पर होंगे। वृत्त की परिधि के बिंदु ही वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होंगे जो समुच्चय में बिंदु आएंगे P के समान। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ था कि संबंधित बिंदु का समुच्चय P से होकर जाने वाली एक ऐसी वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। तो इधर कोई बिंदु था, तो ये जो वृत्त था वो इधर कोई बिंदु P था, ये वृत्त P से ही होकर जा रहा है और इस वृत्त की परिधि पर जितने बिंदु स्थित होंगे उनकी मूल बिंदु से दूरी कैसी होगी, समान होगी। यानी जितनी P की दूरी होगी उतनी ही इन सब के बिंदु के बीच की दूरी होगी। इस समुच्चय में ये सब बिंदु आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर होगा। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 11वां हो गया है। अब प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में T1, T2
इस प्रकार है कि T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1 तथा T2 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित T1 T2 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं? T1 T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हमें तुल्यता सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या देखना होगा हमें? सबसे पहले स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, ठीक है। स्वतुल्य संबंध में T1 T2 के समरूप है। कोई दो त्रिभुज हैं, वो T1 और T2 नाम दिया गया है। दो त्रिभुज हैं T1 और T2, एक T1 त्रिभुज है और एक T2 त्रिभुज है। दोनों आपस में कैसे हैं? समरूप हैं। अगर समरूप हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप तो हो गई, तो हम कह सकते हैं कि T1 T1 के समरूप है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे T1 T1 के समरूप है। कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि T1, T1 बिलोंग्स टू R। तो T1, T1 बिलोंग्स टू R, तो फिर क्या हुआ कि R स्वतुल्य संबंध है। R स्वतुल्य संबंध है। दूसरा है सममित संबंध। सममित संबंध, ठीक है। सममित संबंध में हम कह सकते हैं कि अगर T1 कोई त्रिभुज है, वो T2 के समरूप है। दो त्रिभुज हैं T1 और T2, दोनों आपस में कैसे हैं? समरूप हैं। पहला त्रिभुज T1 दूसरे त्रिभुज T2 के समरूप है। तो हम इसको विपरीत भी लिख सकते हैं कि T2 जो त्रिभुज है वो T1 के समरूप होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि T1 त्रिभुज T2 के समरूप है, या हम बोल सकते हैं T2 त्रिभुज T1 के समरूप है। दोनों ही एक ही बात है। तो T1, T2 बिलोंग्स टू R तथा T2, T1 बिलोंग्स टू R होगा। ये दोनों ही हैं, तो R सममित संबंध है। R सममित संबंध है। अब अगला है तीसरा, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ठीक है। संक्रामक संबंध में माना T1, T2 बिलोंग्स टू R, तो त्रिभुज आपस में समरूप है, तथा हम ये मान लेंगे कि T2 त्रिभुज है वो एक अन्य त्रिभुज T3 के समरूप है। T1 T2 बिलोंग्स टू R तथा T2 T3 बिलोंग्स टू R। तो अब हमें T1 और T3 में संबंध निकालना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि T1 त्रिभुज T2 के समरूप है तथा T2 त्रिभुज T3 के समरूप है। ठीक है, जब T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो हम कह सकते हैं कि T1 त्रिभुज T3 के समरूप है। जब तीनों ही आपस में समरूप है तो हम T1 T3 को भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब T1, T3 बिलोंग्स टू R। तो R क्या हो जाएगा? R संक्रामक संबंध है। R संक्रामक संबंध है। R संक्रामक है तो हम कह सकते हैं अतः R तुल्यता संबंध है। R क्या है? तुल्यता संबंध है। अब उन्होंने कहा कि T1 T2 T3 तीनों त्रिभुज की भुजाएं दी हैं। पहली की ये दी, दूसरे की ये दी, तीसरे की ये दी। इन पर विचार कीजिए कि कौन से त्रिभुज आपस में समरूप है। तो हमें इसमें दो त्रिभुज समरूप दिख रहे हैं। कौन कौन से? T1 और T3। देखो T1 जो त्रिभुज है वो T3 के समरूप होगा, क्योंकि
क्योंकि इनकी जो भुजाएं हैं, T1 त्रिभुज की भुजाएं कितनी हैं, 3 4 5, 3 4 5, और T3 त्रिभुज की भुजाएं कितनी हैं, 6 8 और 10 ये दी हैं। देखो T1 त्रिभुज की भुजाएं ये दी हैं और T3 त्रिभुज की भुजाएं कौन सी दी हैं, ये वाली। 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। तो इनकी जो भुजाएं हैं आपस में समानुपाती हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो T1 और T3 त्रिभुज की भुजाएं आपस में समानुपाती हैं। तो T1 T3 त्रिभुज के क्या होगा, एक संबंध स्थापित हो जाएगा कि T1 T3 आपस में संबंध रखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 दिया है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, बहुभुज मतलब त्रिभुज भी है, चतुर्भुज भी है, पंचभुज भी है, 6 भुज वाले भी हैं, सब उसमें भुजाओं वाले जो हैं आकृतियां हैं वो समुच्चय ए में हैं। और उसमें आर संबंध दिया है कि P1 P2 इस प्रकार है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। यानी जो दो आकृति हैं P1 और P2, एक P1 आकृति है और एक P2 आकृति है, इनमें भुजाओं की संख्या समान है। इसमें 3 भुजाएं हैं, इसमें भी कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। ठीक है, भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना है। आर क्या है, तुल्यता संबंध। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमें लगाना है। सबसे पहले तुल्यता संबंध करेंगे, तो पहला क्या करेंगे, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध में P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इसमें हम P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। एक आकृति है कोई P1 आकृति में 3 भुजाएं हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान है, क्योंकि दोनों बार ही P1 लिख देंगे तो एक ही आकृति की बात हो रही है उसमें। तो हम लिख सकते हैं P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, तो फिर P1 बिलोंग्स टू R, तो R स्वतुल्य संबंध है। R स्वतुल्य संबंध है। दूसरा है सम्मित संबंध। ठीक है, तो सम्मित संबंध में हम ये कह सकते हैं कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। क्योंकि जितनी भुजाएं P1 में हैं उतनी भुजाएं P2 में हैं, तो P1 P2 बोलो या P2 P1, दोनों एक ही बात है। तो इसका मतलब P1, P2 बिलोंग्स टू R तथा P2, P1 बिलोंग्स टू R, ये हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध में हम मान लेंगे कि माना P1, P2 बिलोंग्स टू R तथा P2, P3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब हुआ कि P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है तथा P2 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान है।
ठीक है। कोई 3 आकृति हैं, एक P1 आकृति, एक P2 आकृति और एक P3 आकृति। उसमें बोला है कि P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, P2 और P3 में भुजाओं की संख्या समान है। तो जितनी भुजाएं P1 में है उतनी P2 में है, और जितनी P2 में है उतनी P3 में है। इसका मतलब ये हुआ कि P1 और P3 में भी भुजाओं की संख्या कैसी है, समान है। तो हम लिखेंगे, तो फिर P1 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान है। तो फिर P1, P3 बिलोंग्स टू R, R संक्रामक संबंध है। तीनों ही सिद्ध हो गए हैं, तो हम बोल सकते हैं अतः R तुल्यता संबंध है, अतः R तुल्यता संबंध है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसमें पूछा था कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो सेकंड पार्ट है इसका, वो क्या होगा कि समुच्चय में केवल वही आकृतियाँ आएंगी जिनमें कितनी भुजाएं होंगी, 3 भुजाएं होंगी, क्योंकि ये त्रिभुज वाला है, समकोण त्रिभुज। तो समुच्चय में केवल 3 भुजाओं वाली आकृतियाँ आएंगी, और जिनकी लंबाई 3, 4, 5 जिनकी लंबाई 3, 4, 5 होंगी और समकोण त्रिभुज होंगे, केवल वही बहुभुज क्या होंगे, समुच्चय में आएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि जिन बहुभुजों में 3 भुजाएं होंगी और जिनकी भुजाएं 3, 4 और 5 लंबाई के समान समकोण त्रिभुज वाले होंगे, जो भी बहुभुज, वही केवल समुच्चय में आएंगे। ठीक है, तो ये भाषा आप लोग लिख लेना कि समुच्चय में केवल 3 भुजाओं वाली आकृतियाँ आएंगी, और जिनकी लंबाई 3, 4 और 5 लंबाई होगी, और जो समकोण त्रिभुज होंगे, केवल वही त्रिभुज कहाँ आएंगे, समुच्चय में आएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 में दिया है, मान लीजिए कि एक्स वाई तल, यानी एक्स वाई तल होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष वाला। एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L, और L में R इस प्रकार है कि L1, L2 इस प्रकार है कि L1 रेखा समांतर है किसके, L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R तुल्यता संबंध है। रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक एक्स वाई तल है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष। ठीक है, इसमें रेखाएं हैं दो, एक L1 रेखा है और एक कौन सी रेखा है, L2। तो उन्होंने कहा है कि रेखाएं एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। इसमें जितनी भी रेखाएं स्थित हैं उस पूरे समुच्चय को हमने क्या दर्शा दिया है, L से। ठीक है, R L1 L2 इस प्रकार है कि L1 समांतर है L2 के, तो L1 रेखा है वो किसके समांतर है, L2 के, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, पहला समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध में हम क्या लिखते हैं, समतुल्य संबंध में हम स्वयं का संबंध स्वयं से बोल सकते हैं कि L1 रेखा के समांतर होगी। कोई भी रेखा स्वयं के समांतर हो सकती है, तो हम लिखेंगे L1 समांतर है L1 के, L1 के समांतर हो सकती है। तो फिर L1, L1 बिलोंग्स टू R, R समतुल्य संबंध है, R समतुल्य संबंध है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा होता है सममित संबंध, सममित संबंध। तो सममित संबंध में हम क्या देखेंगे, सममित संबंध में विपरीत चाहिए होता है कि L1 रेखा L1 समांतर है L2 के, तो हम ये भी कह सकते हैं कि L2 समांतर है L1 के, क्योंकि दो रेखाएं हैं, L1 L2 के समांतर है। तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि L2 रेखा L1 रेखा के समांतर है। ठीक है, दोनों ही आपस में समांतर हैं क्योंकि, तो हम बोल सकते हैं कि L1
समांतर L1 समांतर है L2 के तथा L2 समांतर है L1 के। L1 L2 के समांतर है तो L1, L2 बिलोंग्स टू R तथा L2 रेखा L1 के समांतर है तो L2, L1 बिलोंग्स टू R। विपरीत मिल गया है तो हम बोल देंगे कि R सममित संबंध है। R सममित संबंध है। R सममित संबंध। तीसरा वाला हम निकालेंगे। तीसरा होता है संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध में हम मानेंगे कि संक्रामक संबंध में हमेशा मान के लिखा जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे माना L1, L2 बिलोंग्स टू R, यानी L1 L2 के समांतर है तथा L2, L3 बिलोंग्स टू R। तीन रेखाएं हैं इस बार। L1 L2 के समांतर है तथा L2 जो रेखा है वो किसके समांतर है? L3 के। L1 L2 के समांतर हो गई है, L2 L3 के समांतर हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि L1 जो रेखा है वो L3 के समांतर है, क्योंकि तीनों आपस में समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि L1 समांतर है L2 के तथा L2 समांतर है L3 के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि L1 समांतर है L3 के। ठीक है, L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है। तो फिर L1 समांतर है L3 के, तो फिर L1, L2 बिलोंग्स टू R। R संक्रामक संबंध है। R संक्रामक संबंध है। स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी, संक्रामक भी। अतः हम कह सकते हैं कि अतः R तुल्यता संबंध है। R तुल्यता संबंध है। अब इसके बाद उससे उसने पूछा था कि रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो एक रेखा में कोई दी हुई है, एक रेखा में कोई ये दी हुई है, इसका हमें समीकरण दिया है y बराबर 2x प्लस y बराबर 2x प्लस 4। इसके समांतर समस्त जितनी भी रेखाएं होती हैं, इसके समांतर जितनी भी अनंत रेखाएं होती हैं, उन सबका हमें एक क्या लिखना है? समुच्चय लिखना है। तो समांतर रेखा में समांतर रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी, जिसमें m क्या होती है? समांतर रेखा की प्रवणता। तो इसमें अगर देखा जाए तुलना करके तो इसकी प्रवणता कितनी है रेखा की? 2। तो ऐसी समस्त रेखाएं हैं इनकी प्रवणता कितनी है? 2। और जितनी भी समांतर रेखाएं आपस में जितनी भी समांतर रेखाएं होती हैं, ये समांतर है, ये समांतर, ये समांतर, जितनी भी आपस में समांतर रेखाएं हैं इनकी सबकी प्रवणता कितनी होगी? 2 होगी। प्रवणता समांतर रेखाओं की नहीं बदलती है। अब उसने बोला ही है कि y बराबर 2x प्लस 4 के समांतर, तो दो प्रवणता 2 वाली रेखाओं के समांतर अनंत रेखाओं का हमें क्या लिखना है? समुच्चय। तो इसकी प्रवणता नहीं बदलेगी, बाकी ये वाला मान बदल सकता है। तो हम इसके समांतर जो रेखाएं होंगी उनको हम बोल सकते हैं y बराबर 2x प्लस सी। y बराबर 2x प्लस सी, यानी c का मान बदलते जाओ और रेखाएं अनंत बनती जाएंगी। जैसे y बराबर 2x प्लस 5 लिख देंगे, परिगणता समान है समांतर रेखा की। y बराबर 2x प्लस 6 लिख देंगे। ऐसे अनंत बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? अनंत। तो रेखा y बराबर, तो हम लिखेंगे रेखा y बराबर 2x प्लस 4 के समांतर सभी रेखाओं का समुच्चय होगा। जो समुच्चय होगा वो y बराबर 2x प्लस 4 के समांतर सभी रेखाओं का समुच्चय होगा, जिसमें प्रवणता m बराबर कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, प्रवणता 2 होगी और सभी समांतर रेखाओं की प्रवणता समान होती है। अगर एक रेखा की प्रवणता 3 है तो सभी समांतर रेखाओं की, उसके समांतर सभी रेखाओं की प्रवणता कितनी होगी?
3 होगी। ऐसे इसमें परिवर्तनता कितनी है 2, तो समान इसके समांतर जितनी भी रेखाएं होंगी उनकी सबकी परिवर्तनता कितनी होगी 2 होगी। इसमें 2 है तो सब में 2 होगी। और जो समीकरण हमें लेना होगा समुच्चय में वो लेना होगा y बराबर 2x प्लस सी। तो y बराबर 2x प्लस सी जो होगा समुच्चय में आएगा, जहाँ जो c है c बिलोंग्स टू r है, यानी c का मान हमेशा बदलता रहेगा। तो समुच्चय में y बराबर 2x प्लस सी से अनंत रेखाएं आ जाएंगी। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 जो हमें दिया हुआ है, मान लीजिए कि समुच्चय n में, n मतलब प्राकृतिक संख्या में r हमें जो दिया हुआ है, r दिया है a, b इस प्रकार है कि a बराबर b माइनस 2 ये दिया है, और b का मान जो है वो 6 से हमें कैसा लेना है बड़ा। b का मान 6 से बड़ा रख सकते हैं और छोटा मान नहीं रखना है इसमें। ठीक है, तो b का मान 6 से बड़ा रख सकते हैं, तो हम 6 से बड़ा ही रख के स्टार्ट करेंगे। इसमें a में हम b का मान 6 से बड़ा यानी 7 रखेंगे, 7 माइनस 2, तो a का मान कितना आ गया 5। तो जो हमारा जो एक अवयव बनेगा वो a का मान 5 और b का मान कितना रखा 7, 5,7 बनेगा। तो 5,7 इसमें कहीं है, 5,7 तो इसमें कहीं नहीं है। अब b का मान 7 तो रख लीजिए, इससे बड़ा रखेंगे, तो b का मान हमने इसमें 7 की जगह 8 रखा, 8 माइनस 2, a बराबर कितना बचा 6। तो इससे हमारा क्या बनेगा 6, b का मान कितना है 8, 6,8 इसमें कहीं है, 6,8 ये है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर तीसरा 6,8 जो है हमें r में मिल जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 के हमारे सभी प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब अगले लेक्चर से हम प्रश्नावली 1.2 देखेंगे, जिसमें हमें संबंधों के प्रकार देखने हैं। ठीक है, जिसमें हमें देखना है एक-एकी कोणन, एक-एकी आच्छादक, बहुएकी, ये सभी प्रकार उसमें हमें देखने हैं संबंध के, एक-एकी, आच्छादक और बहुएकी। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.2 देखेंगे।